So, first of all, I welcome you all to Quant AI Trading Lab. It is an initiative of Quant Astra. I have recently founded Quant Astra Private Limited. Now, I have 9 years of trading experience. I started as a manual discretionary trader, and now I have switched to automated and systematic trading. During the journey, I've also cleared CFA, uh, and I have done an certification EPAT that is for the algorithmic trading from Quantensity, and I've also done NISM 8, which is derivative certification from NISM. Briefly, I worked as an assistant professor at GCEC, where I was taking classes for BBA finance students, and I have worked as a junior trader at Pro Alpha in Mumbai. So next, I'll take you through my trading journey, how my trading journey has been. So initially, when I started, I was in graduation, and same way I started with a very low capital. And initially, I used to buy only the stocks and and applying IPOs. So what I was doing actually was the random trades. I used to open money control and then see कुछ मनी कंट्रोल ऐप पे डेली एक आर्टिकल आता है जिसपे स्टार्टिंग जिस पे पास डे का कुछ डेटा होता है और कुछ कमेंट्रीज होती हैं अबाउट द स्टॉक्स और क्या परफॉर्मेंस रही है एफ एंड ओ की ऑप्शंस की ओ आई। सो वो सब देख करके मैं एक्चुअली कुछ कुछ ट्रेड्स लेता था या एनालिस्ट रिकमेंडेशंस पढ़ ली, किसी कंपनी की कोई न्यूज आई है, कोई कॉर्पोरेट एक्शन हुआ है, वो सब गो थ्रू करके। आई वाज इन कॉलेज डेज, सो इतना ज्यादा एनालिसिस आता नहीं था। कॉन्फिडेंस ये था कि बैलेंस शीट के बारे में पता है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के बारे में पता है, रेशियोज निकालने आते हैं, तो ऐसा लगता था कि फंडामेंटल एनालिसिस पूरा आता है। बट जब बाद में सीएफए करा तो समझ में आया कि वो फंडामेंटल एनालिसिस नहीं था। और इनिशियली जो ट्रेड्स होते थे वो बहुत शॉर्ट टर्म होल्डिंग के होते थे, कभी इंट्राडे में ट्रेड ले लिया, एग्जिट कर दिया, या एक वीक होल्ड कर लिया, एक मंथ होल्ड कर लिया। जनरली होता क्या था, जिसमें प्रॉफिट बन गया उसको एग्जिट कर दिया, और जिसमें लॉस है उसको कैरी फॉरवर्ड कर दिया, क्योंकि लॉस बुक करने से डर लगता है, जो जनरली सभी ट्रेडर्स के साथ होता है। फिर धीरे धीरे जैसे मैंने स्टडीज को आगे कंटिन्यू करा, सीएफए करा, और कोर्सेज करे, तब समझ में आया, अपने टेक्निकल एनालिसिस के बारे में पढ़ा, बैक टेस्टिंग सीखी। इनिशियली जो बैक टेस्टिंग थी वो सारी चार्ट बेस पे थी। चार्ट पे इंडिकेटर्स लगाना, ट्रेड्स चेक करना, कैसे ट्रेड्स लेना है, कब एग्जिट करना है। वो पीरियड ऐसा लग रहा था कि अब हम सीख रहे हैं, और थोड़ी सी ट्रेडिंग भी इम्प्रूव हो रही थी साथ साथ। बट स्टिल बहुत सारी चीजें मिसिंग थी। प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट नहीं था, प्रॉपर फ्रेमवर्क नहीं था फॉलो करने के लिए। थोड़ा और आगे बढ़े तो 2020 आया, कोविड लग गया। कोविड लगा तब मुझे थोड़ा सा ब्रेक मिला अपनी स्टडीज से। फिर मैंने और डेप्थ में टेक्निकल एनालिसिस के बारे में पढ़ा, एडवांस चीज़ें पढ़ी। तब तक यूट्यूब पे बहुत सारा कंटेंट आने लग गया था, तो वो डेली यूट्यूब के वीडियोस देखना, बहुत सारी स्ट्रेटजीज को एक्सप्लोर करना, फिर वो सेम तरह से चार्ट पे बैक टेस्ट करना। तो बहुत चीज़ें ट्राई करी। स्टिल स्ट्रैटेजी डेवलपमेंट हो गया था, बट स्टिल जो एक फ्रेमवर्क होना चाहिए, जो डिसिप्लिन होना चाहिए, वो डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग की वजह से मिसिंग था। क्वांटिटीज जो थी वो कभी ज्यादा डाल दी, कभी कम कर दिया। सो इट वाज मोर ऑफ अ मैनुअल एंड डिस्क्रिशनरी। उसमें रिस्क मैनेजमेंट या जो साइकोलॉजी है वो प्रॉपरली फॉलो नहीं हो रही थी। Next, then I started learning Python in 2022 and 2023 when I was studying for CFA level 3। CFA level 3 में मैंने फर्स्ट टाइम एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग के बारे में पढ़ा था। उसमें मार्केट माइक्रो स्ट्रक्चर, एल्गोरिदम्स कैसे एग्जीक्यूट होती हैं, कैसे हम परफॉर्मेंस मेजरमेंट करते हैं। जब ये सब पढ़ा तो समझ में आया कि अभी तक जो किया वो कुछ भी नहीं था, और आगे करने को बहुत कुछ है। फिर आगे दोबारा से पाइथन सीख के वापस जो अपनी एग्जिस्टिंग स्ट्रेटजीज थी, जो भी फ्रेमवर्क था फॉलो करना स्टार्ट करा था, उसको प्रॉपरली बैक टेस्ट करना स्टार्ट करा, और चीजें डेवलप करी, सिस्टम्स बनाए, एग्जीक्यूशन को प्रॉपर करा। बट स्टिल 2020 से जो पीरियड चला वो एक ट्रेंडिंग पीरियड था। उसमें अगर आप कुछ भी लॉन्ग साइड ट्रेड ले रहे हो, या आपकी स्ट्रेटजी लॉन्ग टर्म लॉन्ग साइड पे ट्रेंड फॉलोइंग है, तो वो पैसा बन रहा था, प्रॉफिट्स आ रहे थे। सो सेम चीज मुझे भी ये गलतफहमी होने लग गई कि
मेरी जो स्ट्रैटेजी है वो बहुत परफेक्ट है। उस पे मतलब मैं कुछ भी ट्रेड ले सकता हूँ, कभी भी ट्रेड ले सकता हूँ, और उस पे स्टॉप लॉसेस बहुत कम आते हैं, ज्यादातर प्रॉफिट में ही जाती है। बट हुआ क्या, जब आगे का पीरियड आया, जब रशिया यूक्रेन का वॉर हुआ, साइडवेज पीरियड्स आते थे, या मार्केट में थोड़ा बहुत भी डाउन ट्रेड स्टार्ट होता था, तो एकदम से ड्रॉडाउन्स बढ़ जाते थे। कुछ महीनों का रिटर्न से कुछ दिनों में जा रहा था। एग्जीक्यूशन परफेक्ट था, स्ट्रैटेजी परफेक्ट थी, फ्रेमवर्क फॉलो हो रहा था। आई वाज ट्राइंग कि जितना डिसिप्लिन हो सके उतना डिसिप्लिन से काम करूं। अब मैं ना क्वांटिटी ज्यादा चेंज कर रहा था प्रॉपरली, ना रैंडम ट्रेड्स भी लेने बंद कर दिए थे। जब तक सेटअप पे ट्रेड नहीं आता था तब तक ट्रेड नहीं लेता था। बट स्टिल तब भी ये होता था कि ड्रॉडाउन्स जब आते थे तो वो एकदम से बड़े ड्रॉडाउन्स आ जाते थे, और ऐसा लगता था कि काफी सारे महीनों की मेहनत एक साथ चली गई। तो उसको परफेक्ट करने के लिए समझ में आया कि और टूल्स की जरूरत है, और सिस्टम्स की जरूरत है, और ज्यादा रिगरस बैक टेस्टिंग की जरूरत है, ताकि समझ में आए कि कब स्ट्रैटेजी ढंग से काम करेगी, कब कब स्ट्रैटेजी फेल हो सकती है, किन सिनेरियोस में स्ट्रैटेजी फेल हो सकती है। सो व्हेन आई वाज लर्निंग पाइथन, आई वाज बैक टेस्टिंग क्वांट्स मेथड्स का, क्वांटिटेटिव मेथड्स का थोड़ा बहुत आइडिया था, बिकॉज सीएफए में बहुत कुछ पढ़ा हुआ था। तो उनको डिप्लॉय करना स्टार्ट करा, बैक टेस्टिंग को और रिगरस करा, अलग अलग डेटा सोर्सेज से डेटा कलेक्ट करके अलग अलग फेजेस में अपनी स्ट्रैटेजीज को बैक टेस्ट करा। तब समझ में आया कि लॉन्ग टर्म ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रैटेजी सिर्फ एक पीरियड जो था 2020 के बाद से चला हुआ उसमें फॉलो हो रही थी, लेकिन अगर मैं पास डेटा में जाकर के रिगरसली बैक टेस्टिंग करूं तो वो उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है। अ, उसके बाद फिर मैंने नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजीज डेवलप करी। कुछ ऑप्शंस में काफी सारी स्ट्रैटेजीज को रिफाइन करा, जैसे जो नॉर्मल हमारी बेसिक स्ट्रैटेजीज होती हैं जो हम थियरीज में पढ़ते हैं, जिनको भी थोड़ा बहुत यहाँ पे ऑप्शंस का एक्सपीरियंस है उन्होंने देखा होगा। स्प्रेड्स होते हैं, कैलेंडर स्प्रेड्स होते हैं, फ्यूचर्स होते हैं, हेज करते हैं जब हम ऑप्शंस के साथ। बहुत ऑप्शंस के साथ बहुत सारी स्ट्रैटेजीज बनाई जा सकती हैं। बट स्टिल जब तक उसमें प्रॉपर एग्जीक्यूशन नहीं होगा, प्रॉपर फ्रेमवर्क फॉलो नहीं होगा, आप उसको डिप्लॉय कर रहे हो अगर, तो वो आपके अकाउंट के लिए, आपके पैसे के लिए बहुत हानिकारक हो सकती है। देन आई वेंट टू प्रो अल्फा एज अ जूनियर ट्रेडर। अब वहां पे जाकर के मुझे मिला एक इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग का एक्सपोजर, जहाँ पे हमारे पास टूल्स बने हुए थे, ऑटोमेटेड सिस्टम्स थे, डैशबोर्ड्स थे, जहाँ पे हमें डेटा बहुत क्लियर दिखता था और डिसीजन मेकिंग बहुत इजी हो जाती थी। वहां पे बहुत क्विकली हमें ट्रेड्स एग्जीक्यूट करने होते थे, और बिकॉज इंस्टीट्यूशनली हम ट्रेड कर रहे थे और बहुत कैपिटल साइज भी काफी बड़ा था, वहाँ पे बहुत छोटी सी मिस्टेक आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती थी। सो इसलिए वहाँ पे जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डेटा के जो प्लेटफॉर्म्स बने हुए थे, जो डैशबोर्ड्स बने हुए थे, जिस तरह से हमारे पास क्लियरली डेटा आता था ट्रांसफॉर्म हो गए। एक होता है रॉ डेटा, जो जब हम डेटा फेच करते हैं किसी भी वेंडर से या हम वेबसाइट से, तो वो डेटा बहुत रॉ फॉर्म में आता है। उस डेटा को कन्वर्ट करना कि वो हमारे यूजेबल फॉर्म में है, हम उसको एनालिसिस के लिए प्रॉपरली यूज कर पाए, वो सब मैंने प्रो अल्फा में जाके सीखा। सेम चीज को फिर मैंने अपनी ट्रेडिंग पे अप्लाई करना शुरू करा। मेरी स्ट्रेटजीज के लिए क्या क्या डेटा जरूरी है, किस फॉर्म में वो डेटा जरूरी है, मुझे उससे क्या एनालाइज करना है, मुझे उससे क्या आउटपुट निकालना है। फिर ऑटोमेशन सीख करके अपने ट्रेड्स को ऑटोमेट करा। जो लॉग इन प्रोसेसेस थे, अब मॉर्निंग में बैठ के अगर मैं 4 अकाउंट खोल के बैठा हूँ तो मुझे 4 अकाउंट पे अलग अलग लॉग इन करना है, 4 अकाउंट पे अलग अलग ऑर्डर डालना है। मेरे अकाउंट्स मैंने सेपरेट कर रखे थे, एक इक्विटीज के लिए, एक फ्यूचर ऑप्शंस के लिए, एक साइडवेज स्ट्रेटजीज के लिए। तो अब मुझे 3 अकाउंट पे अगर अलग अलग ऑर्डर डालना है तो मुझे 3 अकाउंट लॉग इन करके रखने हैं, 3 विंडोज खोल के रखनी है, और तीनों पे एक साथ ऑर्डर जाना चाहिए, और एट टाइम वो उसमें रिस्क मैनेज होना चाहिए, जहाँ पे मुझे स्टॉप लॉस फॉलो करना है, जहाँ पे अगर स्टॉप लॉस हिट हो गया तो फिर मुझे एग्जिट करना है। तो वो सब सारा पार्ट ऑटोमेट करा धीरे धीरे करके। जब ये चीजें ऑटोमेट हुई तब मुझे ये चीज रियलाइज हुआ कि मेरा कितना स्ट्रेस सिर्फ एग्जीक्यूशन का लेके बैठा था। मैं रिसर्च पे या अपनी स्ट्रेटजीज को रिफाइन करने पे या नई स्ट्रेटजी डेवलप करने पे काम ही नहीं कर पा रहा था। मेरा काम था सुबह मॉर्निंग में उठ के स्क्रीन के आगे बैठ के ये इंश्योर करना कि एग्जीक्यूशन परफेक्ट हो रहा है। अगर एग्जीक्यूशन परफेक्ट कर भी लिया लेकिन हमारी स्ट्रेटजी पे हमें यही नहीं पता कि वो कब फेल होगी, तो भी एक प्रॉब्लम आती है, क्योंकि
अब पीरियड अगर ऐसा आ गया जब वो स्ट्रेटजी परफॉर्म ही नहीं करेगी और आप उसको एग्जीक्यूट करे जा रहे हो करे जा रहे हो करे जा रहे हो, अकाउंट खाली होता जाएगा और कुछ नहीं होगा। तो उसके लिए डैशबोर्ड्स बनाए ये डेटा देखने के लिए कि क्या मेरी स्ट्रेटजी के लिए सूटेबल एनवायरनमेंट है भी सही या नहीं है। सो अब जब ये सब मैंने बिल्ड कर लिया, नाउ आई हैव डिसाइडेड कि मैं ये जो मेरी अब जर्नी रही है, जो मेरी लर्निंग्स रही है, ये मैं जो न्यू ट्रेडर्स हैं या जो ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं उनके साथ शेयर करूं। जिन्होंने थोड़ी बहुत भी ट्रेडिंग करी है, जैसे सौरभ है जिसने मैनुअल ट्रेडिंग करी है एफ एंड ओ में, इक्विटीज में, उनको ये चीज समझ में आ रही होगी कि कितना प्रॉब्लम होती है जब आप मैनुअली एग्जीक्यूट कर रहे हो, स्पेशली जब आप ऑप्शन सेगमेंट में हो। बहुत छोटा सा मूव अगर आपने मिस करा तो ऐसा लगता है बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस हो गई। एम आई राइट बिल्कुल सौरभ? बिल्कुल बिल्कुल। बहुत डायनेमिक होता है एक्चुअली, अगर हम बात करें। यस। एंड तो तो द गोल इज कि जितना हो सके जो रिटेल ट्रेडर्स हैं, जो नए सीखना चाहते हैं या जो एग्जिस्टिंग है बट अभी भी मैनुअल ट्रेडिंग पे डिपेंडेंट है, उनको एक ऐसी स्टेज पे लाया जाए जहां पे वो भी अपनी स्ट्रेटजीज को बैक टेस्ट कर सकें, अपने सिस्टम्स को वैलिडेट कर सकें अलग अलग फेजेस में, साइडवेज फेज में, अप ट्रेंड फेज में, डाउन ट्रेंड फेज में। जब स्ट्रेटजी अलग अलग फेजेस में बैक टेस्टेड होती है तो हमें कॉन्फिडेंस होता है, हमें पता होता है कि कहाँ पे अगर फेज चेंज हो रहा है। जैसे 2020 2020 से 2024 तक जिसने भी सिर्फ स्टॉक्स बाय करके रखे उसके लिए सबसे अच्छा पीरियड था। लेकिन 2024 के बाद से पोर्टफोलियो के ड्रॉडाउन्स देखे नहीं जा रहे हैं लोगों से। अब स्टॉक्स उतना परफॉर्म ही नहीं कर रहे और जो गिर रहे हैं वो इस तरह से गिर रहे हैं कि समझ ही नहीं आ रहा। ये स्टॉक्स जो सबसे अच्छे चलते थे, जो मल्टीफोल्ड हो गए, 10x 20x रिटर्न दे दिया, वो स्टॉक आज 60% 70% डाउन है। एग्जाम्पल के लिए ट्रेंड का चार्ट खोल के देख लेना। 800 रुपीज के स्टॉक से फॉलो 800 रुपीज के प्राइस से फॉलो कर रहा था मैं उस स्टॉक को, वो स्टॉक 11,000 हो गया और अभी रिसेंटली वो स्टॉक 3,000 4,000 के लेवल पे चल रहा है। तो जिसने ट्रेंड को बीच में कहीं होल्ड किया होगा या तो एग्जिट कर दिया होगा रिटर्न्स देख के, और अगर किसी ने पूरा जिगरा रख के उसको होल्ड भी कर लिया होगा तो अब उसको लग रहा होगा कि यार काश मैंने एग्जिट कर दिया होता। तो ऐसे बहुत सारी चीजें आती हैं। सिर्फ बाय करके जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए तो ठीक है कि आपने बाय करा और इन्वेस्ट करके छोड़ दिया, कोई इशू नहीं है। लेकिन जो भी ट्रेडर्स हैं जो थोड़ा बहुत शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करना चाहते हैं, अपने कैपिटल को रोटेट करना चाहते हैं, उनके लिए एक प्रॉपर फ्रेमवर्क होना, प्रॉपर डैशबोर्ड्स होना, प्रॉपर डेटा को फॉलो करना बहुत जरूरी है। तो गोल यही है, empowering retail traders to have a systematic trading setup and have tools, systems, dashboards so that they can upskill themselves and upscale their trading careers. Time and continue with our trading terminal. So इसको रन करने से पहले थोड़ी सी आपको फंक्शनैलिटी समझा देता हूँ उसकी। फर्स्ट जब हम इसको रन करते हैं तो हमें होम पेज दिखता है जहाँ पे हमारा कैपिटल, हम कितना कैपिटल स्ट्रेटजी पे डिप्लॉय करना चाहते हैं वो दिख रहा है, कितना परसेंटेज हम पर ट्रेड डिप्लॉय करना चाहते हैं। मतलब एक ट्रेड पे अगर यहाँ पे अभी 10% सेट है तो 1 लाख का 10% यानी कि हर ट्रेड पे वो 10,000 डिप्लॉय करेगा। ये स्पीड है, कैंडल स्पीड है। ये कैसे काम करती है अभी बताता हूँ। यहाँ पे हम स्टॉक सेलेक्ट कर सकते हैं। इसको इजी रखने के लिए मैंने अभी से 5 स्टॉक्स का डेटा यूज करा है। यहाँ पे हमारे कंट्रोल बटन्स हैं, यहाँ पे हमें ओपन पोजीशन रिफ्लेक्ट होगी और यहाँ हमारी परफॉर्मेंस आएगी। नेक्स्ट है हमारा ऑर्डर टैब जहाँ पे हमें एंट्री एग्जिट टाइम, एंट्री टाइम एग्जिट टाइम क्लियरली विजिबल होगा, कौन से स्टॉक में क्या ट्रेड लिया है, किस साइड पे ट्रेड लिया है, कितनी क्वांटिटी लिया। ट्रेड बुक में हमें डिटेल्स मिलेंगी विद प्रॉफिट लॉस और रिटर्न परसेंटेज, परसेंटेज टर्म्स में और एब्सोल्यूट टर्म्स में हमारा पर ट्रेड कितना प्रॉफिट लॉस हो रहा है वो हमें यहाँ पे दिखेगा। डिटेल जो परफॉर्मेंस है हमारी स्ट्रैटेजी की वो हमें यहाँ पे दिखेगी जब ट्रेड्स आएंगे। सो क्विकली मैं एक बार इसको स्टार्ट करता हूँ सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। एक बार के लिए मैं इसको 100% कर देता हूँ एंड स्टार्ट। सो मैंने रिलायंस को रन करा है और यहाँ पे मैं 2 इंडिकेटर्स स्टार्ट कर रहा हूँ। Okay, I'll show you how this session is going to be.
ओके, तो फर्स्ट मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक टर्मिनल, जो मेरा जो लाइव टर्मिनल है, जो मैं लाइव ट्रेडिंग में यूज करता हूँ, उसी का एक प्रोटोटाइप है, जस्ट सिंपलर वर्जन, ताकि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना लगे और जो बिल्कुल बिगिनर्स है उनको भी समझ में आए कि क्या हो रहा है. सो बाय द एंड ऑफ दिस कोर्स you would be able to build these dashboards, build these terminals and build this system for yourself, and अपनी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग कस्टमाइज करके बिल्ड कर पाओगे. ठीक है, नेक्स्ट आई शो यू कैसे हम डेटा फेच करते हैं और उस डेटा को एक एक्शनेबल इंसाइट के लिए कन्वर्ट करते हैं, ताकि हम उस डेटा को एनालाइज करके यूज कर पाए. सिर्फ रॉ डेटा, OHLC डेटा लेना, या हम जैसे NSE की वेबसाइट से बहुत सारा डेटा आता है, भाव कॉपी आती है, और भी बहुत तरह की रिपोर्ट्स आती हैं, डिलीवरेबल रिपोर्ट्स आती है, NSE पे बहुत सारी रिपोर्ट्स आती हैं डे एंड पे. उस डेटा को प्रॉपरली यूज करके अपने एनालिसिस हम कैसे यूज कर सकते हैं. सेकंड, एंड आफ्टर दैट आई शो यू अ सिंपल बैक टेस्टिंग कोड, जहाँ पे हम RSI को लेकर के, RSI एक बहुत सिंपल सा इंडिकेटर है, जिन्होंने भी टेक्निकल एनालिसिस पढ़ा उनको पता होगा. सो कैसे बैक टेस्टिंग होती है और बैक टेस्टिंग के रिजल्ट्स कैसे आते हैं, उन रिजल्ट्स को कैसे रीड करते हैं. और आफ्टर दैट वी विल कीप द सेशन फॉर ओपन डिस्कशन, जहाँ पे आप अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं एंड डिस्कस कर सकते हैं. ठीक है, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. By the way, Shashank, is it running on your local, like on your PC with an API, or आप एक अलग से सर्वर बना के रखें उस पे इसको होस्ट किया जिसमें से नो डेटा आ नो रहा नो, है करंटली? डेटा सेव कर रखा है मैंने. ये So डेमो this is टर्मिनल sort of है. simulation. यस, दिस इज सॉर्ट ऑफ सिमुलेशन. लाइव डेटा के लिए मैंने ब्रोकर API से कनेक्ट किया हुआ है, वो भी शो करूंगा नेक्स्ट पे. ओके, जस्ट रिफ्रेश. सो यस, सो अभी करंटली मैंने डेटा को स्टोर किया हुआ है इन 5 स्टॉक्स के लिए, एक सिमुलेशन शो करने के लिए कि कैसे हम स्ट्रैटेजी को लाइव रन करके बैक टेस्ट कर सकते हैं. जब हम नॉर्मली कोड से बैक टेस्ट करते हैं तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट्स आते हैं, हमें बीच में वो स्ट्रैटेजी कैसे परफॉर्म कर रही है हम उसको जज नहीं कर पाते हैं. उसमें कितने वॉलेटिलिटी हो रही है, कब उसमें ज्यादा रिटर्न आ रहा है, कब उसमें लॉस आ रहा है, अगर ड्रॉ डाउन आ रहा है तो कैसा आ रहा है. अगर मैंने इस फेज से गो थ्रू किया है, मैंने एक स्ट्रैटेजी बैक टेस्ट करी, वो एट द एंड बहुत अच्छा रिजल्ट दे रही थी. बट जब मैं उसको लाइव रन करता था तो प्रॉफिट्स अच्छे आते थे, बट कभी कभी लॉसेस भी बहुत ज्यादा आते थे. वो कंटिन्यूअसली बैक टू बैक स्टॉप लॉस हिट करती थी. उस केस में होता ये था, जो ड्रॉ डाउन्स है वो कंटिन्यूअसली बढ़ते जाते थे. सो अगर किसी को ड्रॉ डाउन टर्म टेक्निकल लग रही है, तो जो लॉसेस हैं जब वो क्यूमुलेट हो जाते हैं तो हम उसको ड्रॉ डाउन टर्म यूज करते हैं. मुझे थोड़ा सा टेक्निकल टर्म्स यूज करने की आदत हो गई है. तो अगर बैक टू बैक, लेट्स से मैंने कैपिटल डिप्लॉय किया 1 लाख, अब प्रॉफिट होता जा रहा है, प्रॉफिट स्ट्रैटेजी परफॉर्म कर रही है, मेरा कैपिटल हो गया 1.5 लाख. जब स्ट्रैटेजी ने परफॉर्म करना बंद किया, मुझे बैक टू बैक लॉसेस होने लग गए. लेट्स से हर ट्रेड पे 5,000 का मुझे लॉस हो रहा है. तो आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम अगर मुझे बैक टू बैक लॉसेस हो रहे हैं, तो लेट्स से मेरा कैपिटल आ गया 1,25,000, तो वो 25,000 मेरा ड्रॉ डाउन हो गया. अभी एग्जाम्पल में 25,000 बड़ा नहीं लगता, लेकिन जब वो बार बार लाइव अकाउंट पे आता है तो उसका इम्पैक्ट साइकोलॉजिकली और इमोशनली काफी बड़ा हो सकता है. और जब स्ट्रैटेजी में ऐसा पीरियड आ जाए, जैसे अभी ईरान का वॉर आया, या जब रशिया यूक्रेन का वॉर आया था, या जब कोविड आया था, तो जो ड्रॉडाउन्स होते हैं वो कई बार अनकंट्रोलेबल हो जाते हैं अगर हमारा सिस्टम ऑटोमेटेड नहीं है. समटाइम्स ऑटोमेटेड सिस्टम्स आल्सो फेल. ऐसा नहीं ऑटोमेटेड सिस्टम फेल नहीं होते. अगर किसी ने स्टॉप लॉस लगा करके उसको ऑटोमेट भी कर रखा है, नेक्स्ट डे खुली गया वो 10% 15% गैप डाउन, तो आपका स्टॉप लॉस कहाँ से लगेगा उस पर? सीधा 10% 15% डाउन आपका कटेगा. अब अगर कोई मैनुअली बैठा हुआ है तो वो 10% 15% का गैप डाउन देख करके एग्जिट ही नहीं करेगा. मैं भी नहीं कर पाता, लॉकडाउन में मैंने भी एग्जिट नहीं करे. अब हुआ ये कि मेरे पास सिर्फ
कैश होल्डिंग थी, मेरे पास फ्यूचर ऑप्शंस उस टाइम पे नहीं थे, तो मुझे उतना ज़्यादा हिट नहीं मिला और बहुत जल्दी रिकवरी हो गई। बट अगर वहां पे मैं फ्यूचर ऑप्शंस एग्जीक्यूट कर रहा होता, या वो लोग जो एग्जीक्यूट कर रहे थे फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेड कर रहे थे उस टाइम पे, और गलती से किसी ने लॉन्ग ले रखा था और उसका एग्जिट नहीं हुआ, तो सोचो कितना बड़ा ड्रॉ डाउन होगा। एक दिन में मतलब विद इन 1 मंथ 30% 50% गिर रहे थे स्टॉक्स। फ्यूचर ऑप्शंस में लेवरेज रहता है 5x 10x का, कैपिटल के कैपिटल वाइप आउट हो जाते हैं। सो ऑटोमेशन से हमें हेल्प मिलती है, प्रोटेक्शन मिलती है एग्जीक्यूशन की, बट अगर गैप अप गैप डाउन हो रहे हैं तो वहां पे रिस्क ओपन रहता है। बट स्टिल फिर भी एक रूल जो है वो फॉलो हो जाता है कि अगर गैप डाउन हो भी गया तो वो एग्जिट होना है, वो ऑटोमेटेड है तो एग्जीक्यूट हो जाएगा। मैनुअल ट्रेडर एग्जिट ही नहीं करेगा उसको। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमें ऑटोमेशन से बहुत बेटर वे में हमें एग्जीक्यूशन मिल जाता है। कई बार ऐसा होता है कि मैनुअल ट्रेडर एग्जीक्यूट करना चाह रहा है किसी प्राइस पे, बट वो किसी कंफर्मेशन का वेट कर रहा है, या ट्रम्प ने कोई ट्वीट कर दिया, अब उसको लग रहा है यार रात में वॉर हो गई या रात में कोई मिसाइल आ गई, कुछ भी हुआ, ईरान ने रिटेलिएट कर दिया, तो अगले दिन फिर गैप डाउन हो जाएगा, तो वो एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर ऑटोमेटेड है तो जैसे ही सेटअप बनेगा, जैसे ही सिस्टम पे वो आएगा, ट्रेड हेड होगा, वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। सो ये एक लाइव सिमुलेशन है कि जब स्ट्रैटेजी अगर आपकी लाइव चल रही है तो वो आपको कैसी दे, तब आपका कैसा लगेगा, या कैसे एम टू एम्स आपको देखने पड़ सकते हैं, कैसा पीएल आपका हो सकता है। तो इसको बनाने का जो बेसिक गोल है वो यही है। ओके, सो आई इंक्रीज द स्पीड। सो दिस इज डेटा स्टोर्ड एंड इट इज, जो डेटा है वो स्टोर्ड है और वो स्ट्रीम हो रहा है जैसे कि लाइव मार्केट चल रहा हो। सो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि मेरी स्ट्रैटेजी लाइव मार्केट में कैसे परफॉर्म करेगी अगर मैंने उसको डिप्लॉय किया हुआ है। तो कैपिटल में अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ। यहाँ पे मुझे ओपन पोजीशन दिख रही है, मेरा कितना एम टू एम का वेरिएशन आ रहा है, क्या मेरी लाइव परफॉर्मेंस चल रही है। अब यहाँ पे देख करके मुझे ऐसा लगेगा मेरा बाइट जो ट्रेड्स हैं वो, ओके इट स्टार्टेड अगेन। तो सम पॉइंट्स पे ऐसा हो सकता है कि हमें ऐसा लग सकता है कि स्ट्रैटेजी बहुत प्रॉफिटेबल है, बट अगर हम सारे ट्रेड्स मिला करके देखें, या हम उसको अलग अलग फेजेस में बैक टेस्ट करें, जब एक साइडवेज फेज चल रहा है, जब डाउन ट्रेंड फेज चल रहा है, जब अप ट्रेंड फेज चल रहा है, तो वो स्ट्रैटेजी ओवरऑल कैसे परफॉर्म कर रही है। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है स्ट्रैटेजी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। जब हम ट्रेड बुक में जाके देखते हैं तो इसने 4 बार लॉस स्टॉप लॉस हिट किया है और एक बार सिर्फ प्रॉफिट बुक किया, बट ट्रेंडिंग स्ट्रैटेजी है, तो वो छोटे छोटे स्टॉप लॉस देगी, बट एक बार में अगर बड़ा प्रॉफिट देगी तो उसको जो सिस्टम है वो एट द एंड प्रॉफिटेबल दिखेगा। तो सी इट इज कंटिन्यूअसली हिटिंग लॉसेस। तो ईएमए क्रॉसओवर एक बहुत बेसिक स्ट्रैटेजी है, मैंने सिर्फ यहाँ पे एक शो करने के लिए लगाई हुई है। कमिंग टू द लाइव पार्ट, अगर हमें लाइव डेटा चाहिए तो हम इसी टर्मिनल पे लाइव प्राइस फेच कर सकते हैं। अभी के लिए एनएसई बंद है, सो हमें स्टॉक का डेटा नहीं मिलेगा, बट एमसीएक्स चालू है, तो हम सिल्वर का एग्जांपल लेकर के यहाँ पे प्राइस फेच करके देखते हैं। सो आई शो यू कि मेरा जो टर्मिनल है ये पूरा ऑटोमेटेड है। so it is entering my details automatically and it will log in. So login process completely automated and prices should start to come. Yeah, so few candles already loaded हैं ताकि ईएमए का कैलकुलेशन हो जाए। अगर मैं यहाँ पे डायरेक्टली फ्रेश कैंडल से स्टार्ट करता तो ईएमए के लिए हमें वेट करना पड़ता था, कि हमें वेट नहीं करना पड़े, इसलिए मैंने कुछ कैंडल्स को पहले से लोड कर रखा है कोड में, और यहाँ से अब हमें जो लाइव प्राइस है वो दिख रही है। इसको हम वैलिडेट भी कर सकते हैं। I'll go to
So yes, can you see TradingView terminal? Okay. Yes. Okay. So this is the silver mini futures contract. इसको मैं लॉन्च करता हूँ. So सिल्वर की प्राइस अभी चल रही है 249,198. दिस इज द लाइव प्राइस. और यहाँ पे सिल्वर के 3 कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, सिल्वर मिनी एंड सिल्वर माइक्रो. सिल्वर यस, सिल्वर एम इट्स 2,49,477 एंड सेम प्राइस हमारी जो ट्रेडिंग व्यू पे आ रही है. So this is the live price. This is how we can get the live price also. So यहाँ पे मैंने क्या किया, जस्ट एक कोड बिल्ड कर रखा है पीछे जो ऑटोमेटिकली मेरे धन ब्रोकर पे एक्सेस करके लॉग इन करके प्राइस डेटा फेच कर रहा है. सिमिलरली जैसे मैंने अभी यहाँ पे आपको सिमुलेशन शो करा था स्टोर डेटा से, वही सिमुलेशन अगर मैं चाहूँ तो मैं लाइव डेटा पे रन कर सकता हूँ. यहाँ से मैं अपना ट्रेड्स एग्जीक्यूट कर सकता हूँ. इवन मैंने किए हुए हैं, मेरा जो लाइव टर्मिनल है वो इसी तरह से चलता है. ये बस उसका एक एग्जाम्पल है. तो इस एनी लैग? यस सौरभ, व्हाट आर यू आस्किंग? प्राइस जो आप फेच कर रहे हैं, सो इज देयर एनी लैग? नो, इट इज लाइव प्राइस डायरेक्टली फ्रॉम द ब्रोकर. सो एक्सचेंज से जो ब्रोकर के पास प्राइस आ रही है वही सेम प्राइस हमारे पास आ रही है, कोई लैग नहीं होगा. आई कैन ओपन साइड बाय साइड फॉर यू टू सी. Look at the price, live price. जैसे जैसे यहाँ पे प्राइस चेंज होगा सेम वे में प्राइस यहाँ पे चेंज होता जाएगा. कोई लैग नहीं है, डायरेक्ट ब्रोकर से आ रहा है लाइव फीड. इज इट क्लियर सौरभ? हाँ, क्लियर है. ठीक है. ओके. ओके. सो जब मेरा गोल जो इस कोर्स के लिए है वो यही है कि जो ट्रेडर्स अभी मैनुअल है वो एटलीस्ट एक बार इस तरह का कुछ भी टर्मिनल अपने कस्टमाइज्ड वे में बना सकते हैं. किसी को चार्ट चाहिए तो भी ओके है. लेट्स से कोई अमरेंद्र जैसा है जिसके पास क्वांटिटेटिव थोड़ा एक्सपीरियंस है या टेक्निकल एक्सपीरियंस है, उसको प्राइस डेटा जो चार्ट है उससे कुछ नहीं लेना देना, वो डायरेक्टली OHLC डेटा पे या ऑप्शंस डेटा पे अपना कोड रन कर सकता है, अपनी स्ट्रैटेजी रन कर सकता है. तो इट इज कस्टमाइजेबल. मुझे यहाँ पे चार्ट चाहिए था, मैंने चार्ट रन कर दिया. सो हम इस कोर्स में AI का यूज करके मेनली ChatGPT का और क्लॉड का यूज करके कोडिंग पार्ट करेंगे. बिकॉज मैं भी BCom ग्रेजुएट हूँ, कॉमर्स फील्ड से हूँ, मुझे भी प्रोग्रामिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं था. मैंने सिर्फ पाइथन सीखा, उसके बाद ChatGPT को एक्सटेंसिवली यूज किया, मल्टीपल कोड्स बनाए, बैक टेस्टिंग. पहले मैं नॉर्मली बैक टेस्टिंग करता था, उसका भी अभी एग्जांपल दिखाऊंगा पहले मैं कैसे बैक टेस्टिंग करता था. फिर धीरे धीरे जब मैं प्रैक्टिस करता गया तो मुझे कोडिंग पार्ट क्लियर होता गया और मोस्टली कोड सारा ChatGPT से करके ये टर्मिनल बना हुआ है. दिस इज द कंक्लूजन. मैंने कोई अलग से प्रोग्रामिंग नहीं सीखी. जो मैंने ईपैड कोर्स किया था उसमें भी पाइथन पढ़ाया गया था, उसमें पाइथन सिखाया था, बट इट वाज टू अ लिमिटेड एक्सटेंट. कुछ वहां से सीखा, कुछ यूट्यूब से सीखा, बाकी ChatGPT को यूज करके, क्लॉड को यूज करके ये सब डेवलप किया है. सो इस कोर्स में हम यही सब कवर करने वाले हैं. कैसे हाँ, इनिशियली होता ये था कि मुझे प्रोग्रामिंग नहीं आती थी, तो ये भी एक इशू था कि मुझे बैक टेस्टिंग में बहुत इशू होता था. मैं जो बैक टेस्टिंग करता था वो चार्ट पे जाके बैक टेस्टिंग करता था. जब थोड़ा बहुत पाइथन को सीखा, टूल्स को बनाना सीखा, टर्मिनल्स को बनाना सीखा, तो ये बैक टेस्टिंग में बहुत हेल्प मिलती है इससे. लाइक अभी जब आपने देखा होगा जब मैंने यहाँ पे रन किया था. ओके. नेक्स्ट आई शो यू डेटा डैशबोर्ड. So can you see my screen? Yes, Saurabh.
Yes, Saurabh, I'm an active trader. I use these terminals daily. Anyone else has any questions? Hello, anyone? Any questions? अभी तक कोई doubt, कोई question, कोई query? Just want to know that, let's say if we complete the course, as you have also done, am I audible properly, sir? Yes. Or okay, how secure this connection is? This is running on my local terminal. यहाँ पे कोई हैकर एक्सेस नहीं कर सकता जब तक मेरा कंप्यूटर हैक ना हो, और मेरा कंप्यूटर अगर हैक भी होता है तो भी शायद मेरे जो ब्रोकर का एक्सेस है वो नहीं मिलेगा उसको. As because आपने SSO कर रखा है, right? उसको ऑटो एक्टिव कर रखा है, that's why I was asking. Yes. Okay. Any else question? तो ये कहीं पे भी इंटरनेट पे रन नहीं हो रहा है, ये मेरे लोकल टर्मिनल पे रन हो रहा है. So I wanted the session to be interactive, and it's just me speaking so far, and me and Saurabh, just we two are communicating. Anyone else? Karthik? No one. Amrendra? Things are good with me. I understood the things and this message. Amrendra, you are not audible. Hello. Yes, Amrendra. आ रही है? हाँ. Yeah, things are good with me. Like I know the things of like charts and everything, and I know like backtest कैसे करते हैं and everything. So these are good with me. Like, Okay. Yes, Abhyuday, this is for F&O also. Okay, great. Shashank, one question. Can Yes, go we, ahead. I mean, so ये लोकल पे चल रहा है तो इसको इंटरनेट कनेक्शन ऐसे चाहिए होगा जो जहां से फीड आ रहा है ना? नहीं, हमें सिर्फ हमारे ब्रोकर का एक्सेस चाहिए. अगर हमारे पास ब्रोकर है, ब्रोकर से हमने एपीआई की ले रखी है, तो हम डायरेक्टली रन कर सकते हैं. ओके. हमारा सिर्फ ब्रोकर पे अकाउंट होना चाहिए, रेस्ट ऑल कैन बी डन. but that too will need internet access ना, मतलब उसके लिए भी तो हाँ, internet लगेगा. इंटरनेट एक्सेस तो चाहिए ना. तो आई थिंक अभ्युदय क्वेश्चन वाज डिफरेंट. ही वांटेड टू आस्क कि पर्टिकुलर हमें इंटरनेट नेटवर्क पे कोई फीड लेना पड़ेगा क्या? एम आई राइट अभ्युदय? या राइट. तो हाँ, that cleared my doubt. तो हमें एक नॉर्मल इंटरनेट कनेक्शन चाहिए जो ट्रेडिंग के लिए चाहिए होता है, और नॉर्मल हमारा अकाउंट चाहिए. बस अकाउंट पे हमें एपीआई एक्टिवेट करना होता है. एपीआई एक्टिवेट करने के बाद हम हमारी जो प्राइस फीड है वो कनेक्ट कर सकते हैं. मैंने 3 ब्रोकर्स पे ट्राई किया हुआ है, और मोस्टली ब्रोकर्स पे एपीआई डॉक्यूमेंटेशन होता है, हम उसको यूज करके ये सब क्रिएट कर सकते हैं. तो मैंने आईसीआईसीआई डायरेक्ट के लिए किया हुआ है, मैंने धन टर्मिनल के लिए किया हुआ है, और एक फ्लैट ट्रेड करके ब्रोकर है, मैंने उसके लिए किया हुआ है. जीरोधा का भी स्ट्रक्चर मैंने देखा हुआ है, ऑलमोस्ट सिमिलर है, हम उसको भी यूज कर सकते हैं. सो रेस्ट एपीआई, अमरेंद्र, यू वुड नो अबाउट रेस्ट एपीआई. तो Yes, yes. रेस्ट एपीआई जो है वो उसका स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट कॉमन रहता है, बस जो डिफरेंस आता है वो मोस्टली लॉगिन पार्ट पे और ऑर्डर के पार्ट पे आता है कि हमें क्या रिक्वेस्ट या भेजनी है, और रिस्पॉन्स में डेटा किस तरह से आ रहा है. तो हमें जब वो डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू मिल जाता है कि हमें किस फॉर्मेट में, हमें किस फील्ड पे क्या डेटा भेजना है और किस तरह से डेटा आएगा, हमें बस उस डेटा को ट्रांसफॉर्म करना होता है ताकि वो
हमें जिस टर्मिनल पे चाहिए, हमें जिस फॉर्म में चाहिए वो डेटा हमें दिखे। सो वंस अगर हमें ये समझ में आ जाए कि हम क्या डेटा भेज रहे हैं और सामने जैसे हमारा जो ब्रोकर है जिससे हम प्राइस फीड ले रहे हैं उसको क्या क्या रिक्वायर्ड फील्ड्स हैं, और जब वो हमें डेटा भेजेगा उसके सर्वर से, जब हमारे पास डेटा आएगा तो वो किस किस फील्ड में आएगा, हमें उसको कैसे ट्रांसफॉर्म करना है। तो बस एक बार इतना क्लियर हो जाए उसके बाद ये सब कुछ बहुत इजी हो जाता है फिगर आउट करना। रेस्ट चैट जीपीटी को ढंग से कमांड्स दोगे, क्लाउड को यूज करोगे, कोड बनाना इजी है। थोड़ा सा डिबगिंग पार्ट चैलेंजिंग हो जाता है। व्हाट इफ इंटरनेट गोज आउट और व्हाट इफ इंटरनेट गोज आउट ऑफ आवर सिस्टम विद नो बैटरी और चार्ज नो। सौरभ, अगर इलेक्ट्रिसिटी चली गई, इंटरनेट चला गया, तो तुम्हारी ट्रेडिंग तुम मैनुअल कर रहे हो या ऑटोमेटेड कर रहे हो, बंद हो जाएगी। एक सॉल्यूशन इसका होता है हम क्लाउड पे चलाएं। हमारा जो सिस्टम है अगर वो इतना परफेक्ट हो गया है कि हमें उसको मॉनिटर करने की जरूरत नहीं है। लेट्स से मैंने स्ट्रैटेजी टेस्ट करी, उसको वैलिडेट करा मल्टीपल फेजेस में, उसके बाद मैंने अपना एक पूरा कोड बनाया। अब मुझे ये पता है कि मुझे उसको मॉनिटर करने की जरूरत नहीं है, वो जो ट्रेड एग्जीक्यूट करेगा वो परफेक्ट होंगे, तो मैं उसको क्लाउड के सर्वर पे डाल करके चला सकता हूँ। क्लाउड के सर्वर पे मुझे उसको रन करने की जरूरत नहीं है। जैसे मुझे अभी जो मैंने टर्मिनल्स बनाए हुए इनको मुझे मॉर्निंग में एक बार रन करना पड़ता है। एक बार मैंने रन करा, मेरे चारों ब्रोकर्स एक साथ कनेक्ट हो जाते हैं और मैं चारों ब्रोकर्स पे ऑर्डर भेज सकता हूँ, उनसे प्राइस फीड ले सकता हूँ। Why I was asking because you have seen like last 2 to 3 years disaster management का भी जो है role play किया गया है in different like NSE BSE platforms also ना, and हाँ, let's say by any chance any disaster may happen, okay, तो और वो सिस्टम पे अपन ने सारा ट्रेड लगा रखा है, सब चीजें लाइव है, हम्म, बट बाय एनी चांस दैट कनेक्शन गॉट लॉस्ट और अब वो सिस्टम ओपन है, वो चाहे जो हम्म, डिसीजन ले सकता है। तो एट दैट टाइम व्हाट हैपेंड इज कि यू विल हैव नो कंट्रोल एंड यू विल स्टार्ट पैनिकिंग, or let's say after intermediate stage you deploy all your investment into that single trade, or let's say on different strategies on off trades. So at हम्म, that time it it happens even with different brokers also. So what happened is उनका पूरा सर्वर रुक जाता है एंड इवन प्राइस फ्लक्चुएशंस आपको रियल टाइम में शो नहीं हो पाते हैं, हॉल्ट हो जाता है। तो सच काइंड ऑफ सौरभ, सिचुएशंस मे हैपन, राइट, दैट्स इट। सौरभ जो तुम बात कर रहे हो वो दो अलग सिनेरियोज हैं। एक सिनेरियो है कि हमारा इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, या पर्टिकुलर हमारे सिस्टम के साथ इशू है। तो अगर हमारे सिस्टम के साथ इशू है तो हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, उसका ऑल्टरनेट रख सकते हैं। जब हमारा सिस्टम ऑटोमेटेड है तो अगर मेरा एक लैपटॉप पे कुछ इशू है तो मैं हो सकता है अपना डेस्कटॉप साथ में रखूं या अपने फोन से कुछ कंट्रोल्स रखूं। सो अगर हम क्लाउड पे भी डिप्लॉय कर रहे हैं तो भी हमारे पास ऑप्शन होता है उस सिस्टम को रन करने का या क्लोज करने का। और इन केस अगर ब्रोकर के एंड पे कुछ इशू है या एक्सचेंज के एंड पे इशू है तो वो हमारा इशू नहीं है, उसमें हम रिजोल्यूशन कुछ नहीं दे सकते। वहां पे अगर फॉल्ट आती है तो ब्रोकर्स और एक्सचेंजेस लायबल हैं अगर उनकी वजह से हमारा लॉस होता है तो अगर हमारा एक ऑटोमेटेड सिस्टम है और इशू जो आया है वो टेक ब्रोकर की साइड से या एक्सचेंज की साइड से आया है और उसकी वजह से अगर हमें लॉस हुआ है तो हम हमारा लॉस क्लेम कर सकते हैं। अगर उनकी साइड कोई इशू नहीं है, हमारी साइड इशू है, तो हम उसको क्लेम नहीं कर सकते, बट हमें सिस्टम के बैकअप्स रखने होंगे। अगर हमने ऑटोमेट कर रखा है, उसको क्लाउड पे चला रखा है, अगर लोकल सिस्टम पे है तब तो हमारे पास पूरा कंट्रोल रहता है। मैं जब चाहूँ अपना सिस्टम बंद कर सकता हूँ, मैं जब चाहूँ उस सिस्टम से अपना एक्सेस हटा सकता हूँ। सिर्फ एक एपीआई की मुझे डिलीट करनी होगी, उसके बाद उस सिस्टम के पास ना तो प्राइस फीड फेच कर पाएगा ना वो कोई ऑर्डर प्लेस कर पाएगा। और सेम वे AWS पे भी, अगर AWS या जो क्लाउड सर्विस होते हैं अगर मैंने उस पर डिप्लॉय कर दिया तो वहां पे भी मेरे पास एक किल स्विच रहता है। या फिर मैं अपने ब्रोकर से डिसेबल कर सकता हूँ, ब्रोकर में जाकर के एपीआई डिसेबल कर दूंगा अगर मुझे ऐसा लगता है कि वो सिस्टम ढंग से काम नहीं कर रहा है वहाँ क्लाउड से। तो हमारे पास ऑल्टरनेट हमेशा होते हैं, बट एक वर्स्ट केस, जो बिल्कुल वर्स्ट केस, अब कोविड एक बार हो गया तो कोविड किसी को पता थोड़ी था कोविड हो जाएगा, तो वर्स्ट केस कैन हैपन।
मिस हैपनिंग्स कैन हैपन। अब हर चीज को हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। जितने वेरिएबल्स हैं, मेन वेरिएबल सबसे पहला तो यही है कि हम हमारी जो ट्रेडिंग है, हमारी जो स्ट्रैटेजी है, हमारा जो एग्जीक्यूशन है, हम एटलीस्ट उसको तो परफेक्ट करें। ये सारी चीजें नेक्स्ट स्टेप है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हाँ श्योर, जस्ट ठीक है, क्यूरियस दैट्स व्हाई। ठीक है। तो आई थिंक मैंने तुम्हारा डाउट क्लियर कर दिया, या अभी भी कुछ हाँ डाउट हाँ है? श्योर, नहीं ठीक नहीं, है, वी कैन मूव फॉरवर्ड। ओके। सो इट्स 8 ऑलरेडी, लेट्स मूव फास्ट एंड सो मैं आपको ये दिखाने वाला था एक डैशबोर्ड जो बिल्ड किया है मैंने। ये भी जो मेरा लाइव डैशबोर्ड है उसका एक सिंप्लीफाइड वर्जन है। मेरे डैशबोर्ड पे काफी सारा डेटा होता है, उसको कंफ्यूजन हो सकता है उससे, या गलत आइडिया मिल सकता है। सो उसके लिए मैंने एक सिंपल वर्जन बनाया हुआ है। सो व्हाट आई हैव डन इज आई हैव स्टोर्ड डेटा। यहाँ पे मैंने डेली डेटा स्टोर कर रखा है अराउंड 206 स्टॉक्स का, जो अभी करंटली एफ एंड ओ में है। सो एनी पॉइंट ऑफ टाइम पास्ट में जाकर के अगर मुझे मार्केट के स्टैट्स चेक करने की, उस टाइम पे मार्केट कैसा था, मुझे आइडिया लगाना है। लेट्स से मेरे पास चार्ट नहीं है, तो मैं सिर्फ इस डेटा को देख करके, या जो भी थोड़ा बहुत मार्केट का एक्सपीरियंस रखता है, जो थोड़ा बहुत मार्केट देखता है, उसको ये आइडिया लग जाएगा। सो लेट्स सी 2020 2020 में मार्च के बाद से एक अप ट्रेंड शुरू हुआ था। सो लेट्स गो टू दिसंबर एंड 30 दिसंबर। सो 30 दिसंबर 2020 को अगर हम मार्केट ब्रेड देखें एफ एंड ओ स्टॉक्स की, यहाँ पे अभी जो मेरा यूनिवर्स है, जिन स्टॉक्स को मैं कंसिडर कर रहा हूँ, वो सिर्फ एफ एंड ओ वाले स्टॉक्स हैं। सो आउट ऑफ 185 स्टॉक्स, 96% वर अबव 200 EMA. EMA is exponential moving average. 34% स्टॉक्स जो अपने नियर 52 वीक हाई थे, 0% स्टॉक्स अपने 52 वीक लो के आसपास थे। अगर मुझे अपना अगर मैं चार्ट्स नहीं देखता और मैं सिर्फ प्रॉपर्ली डेटा को फॉलो करना चाहता हूँ और मैं आइडिया लगाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे देख करके एक ब्रॉड आइडिया लगा सकता हूँ कि मार्केट जो है वो अप ट्रेंड में, क्योंकि 52 वीक लो के आसपास भी 185 स्टॉक्स में से कोई भी स्टॉक्स नहीं है। सारे स्टॉक्स 52 वीक, सारे तो नहीं, 34% स्टॉक्स जो हैं वो अपने 52 वीक हाई के आसपास है। ऑलमोस्ट सारे स्टॉक्स 200 मूविंग एवरेज के ऊपर है। 200 मूविंग एवरेज का मतलब जो पास्ट 200 डेज का क्लोजिंग प्राइसेस का मूविंग एवरेज है, उसके ऊपर है। सो अगर कभी भी आप कोई आर्टिकल पढ़ोगे मार्केट के बारे में, या जो भी बड़े एनालिस्ट हैं, वो बहुत फ्रीक्वेंटली 200 EMA का या 200 मूविंग एवरेज का यूज करते हैं। बहुत कॉमन प्रैक्टिस है इंडस्ट्री में। तो अगर मुझे उस सिंपलेस्ट आइडिया लेना है कि मार्केट किस ट्रेंड में चल रहा है, तो आई कैन गेट फ्रॉम दिस डैशबोर्ड। सेकेंड थिंग, यहाँ पे उसको थोड़ा सा और डिटेल में अगर मुझे डेटा जानना है, तो मुझे यहाँ पे पता पड़ रहा है एवरेज डेज टू हाईज एंड लो, कितना क्लोज एक पर्टिकुलर पीरियड का हाई लगा था। तो ऑन एन एवरेज जो स्टॉक्स हैं उन्होंने 52 वीक हाई, 52 वीक हाई का मतलब लास्ट 250 डेज का हाई जो लगा है। ट्रेडिंग डेज जो होते हैं वो 250 डेज होते हैं ईयर में, 250 252। सो लास्ट 52 वीक या 250 डेज का जो हाई है वो लास्ट 100 डेज में लगा है। लास्ट 30 डेज का जो हाई है वो 8.6 डेज में लगा है। मतलब लास्ट 8.6 डेज में स्टॉक्स अपने 30 डे हाई लगा करके रिट्रेस हुए हैं। सो सिमिलरली हम इस तरह से, अब ये डेटा मुझे देखने में थोड़ा कंफर्टेबल लगता है, किसी को हो सकता है दूसरी तरह से डेटा चाहिए हो, तो हम यहाँ पे इन चीज़ों को कस्टमाइज कर सकते हैं। और लेट्स से मैं आ जाता हूँ 2020 में ही, मार्च में। मार्च मार्च स्टार्टिंग में भी अगर हम देखें, जब कोविड की वजह से फॉल आना स्टार्ट हुआ था, तब ये डेटा कैसा दिखता है। सो सी, आउट ऑफ 179 स्टॉक्स, 112 स्टॉक्स यानी 62% स्टॉक्स 200 EMA के नीचे थे। ओनली
3.4% स्टॉक्स अपने 52 वीक हाई पे थे। अब इस डेटा को देख करके कोई भी कह सकता है कि जो मार्केट है वो डाउन ट्रेंड में है और थोड़ा अग्रेसिव डाउन ट्रेंड है। यहाँ पे 52 वीक हाई या 52 वीक हाई और लो का जो रेशियो है वो बहुत वेरी कर रहा है। 52 वीक हाई पे जस्ट 3.4 स्टॉक्स हैं, 3.4% स्टॉक्स हैं। और अगर हम यहाँ पे देखेंगे ओके अगर इस चीज़ों को ज़्यादा एक्सप्लेन करूंगा तो जो बिल्कुल न्यू लोग हैं वो मार्केट में थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे। सिमिलरली हम पास्ट की किसी भी डेट पे चेक कर सकते हैं, जैसे 2015 में चेक कर सकते हैं। यहाँ 2015 में आउट ऑफ 143 स्टॉक्स ओनली 0.7 स्टॉक्स थे जो सिर्फ एक स्टॉक था जो अपने 52 वीक लो के आसपास था। 16% स्टॉक्स जो थे वो अपने 52 वीक हाई के आसपास थे। 81% स्टॉक्स अपने 200 EMA के ऊपर थे। मतलब पार्टिसिपेशन जो है वो अप ट्रेंड में ज्यादा है, अगर मैं इसको सिंपली कंक्लूड करूं तो मैं कोड को चार्ट नहीं दे सकता कि वो ये समझ पाए कि कब प्राइसेस में ज्यादा फॉल आ रहा है, कब प्राइसेस में ज्यादा राइज आ रहा है। बट ये डेटा अगर मैं किसी तरह से अपनी स्ट्रेटजी को किसी फेज में टेस्ट करना चाहता हूँ और मैं इस डेटा के बेस पे फेज को क्लासिफाई कर देता हूँ कि मुझे X परसेंटेज ऑफ स्टॉक्स जो हैं वो अबाउट 200 EMA होने चाहिए, तब वो स्ट्रेटजी कैसा परफॉर्म कर रही है। X परसेंटेज ऑफ स्टॉक्स अगर बिलो 200 EMA है तो स्ट्रेटजी कैसे परफॉर्म कर रही है। तो ये एक तरह से फेस डिटेक्शन के लिए काम आता है। आई थिंक अब ज्यादा क्लियर हुआ होगा। सो ये कस्टमाइज्ड है, मुझे किस तरह का डेटा चाहिए या मेरी स्ट्रैटेजीज को किस तरह का डेटा चाहिए। लेट्स से यू बिल्ड अनदर स्ट्रैटेजी, आपको कोई और डेटा चाहिए, आप उसके अकॉर्डिंग बिल्ड कर सकते हो। सो वी आर रनिंग शॉर्ट ऑन टाइम। क्विकली मैं एक बैक टेस्ट का एग्जांपल दिखा देता हूँ, देन विल मूव टू Q&A सेशन। ओके, सो पाइथन लैंग्वेज को रन करने के लिए हम IDE यूज करते हैं। सो जुपिटर इज वन ऑफ एन IDE जिसपे हम पाइथन के कोड्स रन करते हैं। अभी मैं यहाँ पे जुपिटर इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि जुपिटर इजी है और हम लाइन बाय लाइन कोड को एग्जीक्यूट करके इंस्टेंटली आउटपुट देख सकते हैं। तो फर्स्ट लाइब्रेरीज इंपोर्ट करी, जो भी पाइथन में बहुत सारी लाइब्रेरीज ऑलरेडी इनबिल्ट हैं जिनको यूज करके हम डेटा फैच कर सकते हैं, जिनको यूज करके हम डेटा ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं और डेटा से बैक टेस्टिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने रिलायंस का डेटा फैच किया है वाई फाइनेंस लाइब्रेरी से, जो याहू फाइनेंस की वेबसाइट से डेटा फैच करती है। एंड दिस लाइब्रेरी इज बिल्ट बाय सम थर्ड पार्टी, नॉट बाय याहू फाइनेंस। तो ओके, सो जब याहू फाइनेंस हम डेटा फैच करते हैं तो वो इस तरह से आता है। एक बार सो इनिशियली जब मैं याहू फाइनेंस का कोड रन करता हूँ डेटा फैच करने के लिए, तो डेटा कुछ इस तरह से दिखता है। अब मुझे ये रिलायंस कॉलम हर हर कॉलम में रिलायंस डॉट NS नहीं चाहिए। रिलायंस NS टिकर है जो यहाँ पे बार बार रिपीट हो रहा है, तो उसको क्लीन, और जो डेटा है वो भी क्लोज, हाई, लो, ओपन आगे पीछे हो रखा है, बीच में डिविडेंड्स आ रहे हैं, स्टॉक स्प्लिट आ रहे हैं। तो मेरे लिए ये डेटा रिक्वायर्ड नहीं है अभी बैक टेस्टिंग के लिए। सो आई क्लीन दिस डेटा। अब जब मैंने डेटा पे कुछ और कोड्स रन करे तो ये डेटा इस तरह से दिख रहा है। नाउ इट्स लुकिंग क्लीन, जहाँ पे ओपन, हाई, लो, क्लोज मेरे पास सॉर्टेड है, वॉल्यूम है। मैंने डिविडेंड्स को हटा दिया, स्टॉक स्प्लिट्स को हटा दिया, और जो एक एक्स्ट्रा रो आ रही थी जिसमें से टिकर्स आ रहे थे उनको हटा दिया। नेक्स्ट हम RSI इंडिकेटर ऐड करते हैं। एंड तो RSI ऐड करने के बाद हमारा डेटा ऐसे दिखता है। इफ आई शो यू द हेड,
सो जो मैंने डेटा फैच किया है वो मैंने फैच किया है 2000 से 2025 दिसंबर तक का। इनिशियली जब हम RSI कैलकुलेट करते हैं तो RSI की जो बेसिक सेटिंग्स होती है वो 14 डेज लुक बैक पीरियड के लिए होती है। तो स्टार्टिंग के 14 डेज में वैल्यू नहीं आएगी, 15 डेज से वैल्यू आना शुरू होती है। जब मैं हेड रन करता हूँ तो स्टार्टिंग की 20 रोज शो करता है, और अगर मैं इसको टेल कर दूंगा तो ये लास्ट के 20 रोज शो करेगा। सो दिस इज कॉल्ड दिसंबर डेटा। इसको भी हम वैलिडेट कर सकते हैं यहाँ पे रिलायंस, एंड एक इंडिकेटर ऐड कर लेते हैं RSI जो हमने हमारे कोड में ऐड किया है। सो गाइस, कैन यू सी माय ट्रेडिंग व्यू स्क्रीन? Yes. Okay, so let's go back to December 25 on 1। सो अभी मैंने जो डेटा फैच किया है वो डेली टाइम फ्रेम का डेटा फैच किया है। या सो दिस इज द 2 दिसंबर एंड को 30 दिसंबर को RSI था 49.05, 29 को 51.57, 26 को 58.08। Is it same in our? Yeah. So 26 दिसंबर को 58.08, 29 को 51.57 एंड 30th को 49.05। सो हमारा RSI जो है वो कैलकुलेशन सही है, ये हम वैलिडेट कर सकते हैं यूजिंग ट्रेडिंग व्यू। नेक्स्ट हम क्विकली एक स्ट्रैटेजी, ये मैंने RSI की स्ट्रैटेजी पे कोड क्रिएट किया हुआ है, जिसमें अगर RSI 30 के लेवल पे आने के बाद वापस राइज करता है अगर, तो यहाँ पे स्ट्रैटेजी उसको बाय करेगी। और अगर वो 70 से ऊपर है और वापस 70 के लेवल से नीचे आ रहा है तो हम उसको सेल करेंगे। ये बेसिक RSI स्ट्रैटेजी है। जिन्होंने भी थोड़ा बहुत टेक्निकल्स पढ़ा है उनको पता होगा, और जिन्होंने नहीं पढ़ा है टेक्निकल्स के बारे में, ये बेसिक स्ट्रैटेजीज या जो बेसिक टेक्निकल्स होते हैं इसके लिए भी हम कुछ सेशंस रख लेंगे। ओके, सो अब मैंने स्ट्रैटेजी को रन करा है एंड यस। सो जब हम नॉर्मली कोड से स्ट्रैटेजी रन करते हैं तो हमें एंड रिजल्ट्स दिखते हैं कि एट द एंड रिजल्ट क्या हुआ। हमें उसमें बीच का पता नहीं पड़ता कि कब कितना ड्रॉ डाउन था या वो स्ट्रैटेजी कितना वॉलेटाइल हो रही थी। तो यहाँ पे हमें एंड रिटर्न दिख रहा है, टोटल रिटर्न है 6%। डेटा हमने यूज किया है 2000 से 2025, 15 ईयर्स में RSI ने सिर्फ, अगर हम RSI के बेस पे ट्रेड लेते तो हमें सिर्फ 6% रिटर्न होता। अब इस बैक टेस्ट को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, जहाँ पे एक बाय साइड के ट्रेड्स को अलग से डेटा, बैक टेस्ट का डेटा अलग शो हो रहा है परफॉर्मेंस का, और शॉर्ट साइड जहाँ पे हम सेल करके ट्रेड लेते हैं उसका डेटा अलग से शो हो रहा है। तो यहाँ पे लॉन्ग दिख रहा होगा जो बाय साइड के ट्रेड्स का है, शॉर्ट दिख रहा होगा जो सेल साइड के ट्रेड्स का है। सो स्ट्रैटेजी ने बाय ट्रेड्स पे बहुत अच्छा परफॉर्म करा है। एक्यूरेसी 88% है, एवरेज विन 38% है, मतलब कुछ कुछ ट्रेड्स 38% से ज्यादा प्रॉफिटेबल रहे होंगे। एवरेज लॉस 21% है, मतलब हमें 21% तक का लॉस देखना पड़ा होगा। अब यहाँ पे वर्ड है एवरेज, जरूरी नहीं है हमें 21 से ज्यादा का लॉस दिखाई नहीं हो या 21 से कम का लॉस दिखाई नहीं हो सकता है कुछ ट्रेड्स पे हमारा अराउंड 50% का लॉस आया हो, बट बहुत से ट्रेड्स में वो 21 के नीचे रहा होगा, इसलिए जो लॉस, एवरेज लॉस आ रहा है वो हमारा 21 के क्लोज आ रहा है। सिमिलरली फॉर एवरेज विन ऐसा हो सकता है कि हमारे बहुत सारे ट्रेड्स पे बहुत कम रिटर्न हो, 2%, 3%, 5% बराबर आ रहा हो, और कुछ सेलेक्टेड ट्रेड्स जो 90% चले गए हो, 80% चले गए हो, 50% के ऊपर रिपीटेड ट्रेड्स आए हो, तो हमारा जो एवरेज है वो हायर, जो एक्सट्रीम या आउटलायर्स होते हैं, आउटलायर्स वर्ड यूज होता है ऐसे ट्रेड्स के लिए या ऐसे वेरिएबल्स के लिए। तो आउटलायर्स की वजह से हमारा जो मीन है वो डिस्टर्ब हो जाता है। इसलिए इस बैक टेस्ट पे हम डिपेंड करके हम लॉन्ग पे, हम यहाँ पे स्टार्ट नहीं कर सकते कि हम ठीक है RSI देख करके लॉन्ग पे वो 88% सही ट्रेड्स दे रहा है
एवरेज विन अच्छा है, एवरेज लॉस कम है कंपेयर टू एवरेज विन, तो हम ऐसा नहीं कर सकते हम सीधा RSI को स्टार्ट कर दे ट्रेड करना, क्योंकि एवरेज में बहुत सारी चीजें मिस हो जाती हैं, जैसे कि आउटलायर्स। आउटलायर्स हमें कब पता पड़ते हैं, जब हम रिगरस बैक टेस्टिंग करते हैं अलग अलग फेजेस में, या फिर हम टर्मिनल यूज करते हैं, जैसे अभी इनिशियली मैंने टर्मिनल रन करा था मूविंग एवरेजेस के ट्रेड्स पे। और इस तरह से हमें इक्विटी कर्व्स दिख रहे हैं। अभी मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करता, मैंने ये सब ऐड कर रखा ताकि मैं इनको बेटर वे में एक्सप्लेन कर पाऊँ, बट टाइम लिमिटेशंस की वजह से मैं इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। तो अगर हमने स्ट्रैटेजी को सिर्फ बाय एंड होल्ड पर रन करा होता, मतलब जो हमारा फर्स्ट डे डेटा का है उस पर बाय करा होता और होल्ड करा होता, तो हमारा जो पोर्टफोलियो है या हमारे जो रिटर्न्स है वो ऑरेंज कर्व की तरह दिखते हैं अक्रॉस द टाइम। और स्ट्रैटेजी का रिटर्न हमारा ये है बिकॉज जो शॉर्ट साइड पे स्ट्रैटेजी परफॉर्म नहीं कर रही। और यहाँ पे हमने लॉन्ग बाय साइड के ट्रेड्स को, शॉर्ट साइड के ट्रेड्स को और कंबाइंड ट्रेड्स को अलग से प्लॉट किया हुआ है।